कैसे हैं आप? आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 जो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत है और उसमें हमने पढ़ा भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली, कैसे वो भारतीय प्रजातंत्र जो है कार्य करता है। तो उसमें हमने कल व्यवस्थापिका को जाना था, जो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने अभी पढ़ा था कल व्यवस्थापिका के बारे में। आज मैं आपको कार्यपालिका से अवगत कराऊंगी कि हमारी कार्यपालिका क्या है और उसका क्या महत्व है। तो भारत में संघीय व्यवस्था है, इसलिए दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक केंद्रीय कार्यपालिका और एक प्रांतीय कार्यपालिका। तो अभी हम केंद्रीय कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं। कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन तीनों से मिलकर जो है कार्यपालिका बनती है। तो आइए हम सबसे पहले राष्ट्रपति को जानें। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ शासन का प्रधान होता है। समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो है कहते हैं कि राष्ट्रपति में ही होती है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित, यानी डायरेक्ट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और कौन कौन इसमें भाग लेते हैं? समस्त विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो सब लेते हैं, सभी लोग निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल होता है जो इसको निर्वाचित करता है, ठीक। और राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां राष्ट्रपति में वही सब योग्यताएं होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए है, यानी वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त हो, है ना, वो सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत होनी चाहिए। और संघ और राज्य के मध्य किसी लाभ के पद पर न हो, ये भी एक उसकी वो है, ठीक। तो इसकी शक्तियों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं। पहली है साधारण शक्ति, ठीक है, और दूसरी जो है वो है असाधारण शक्ति, असाधारण। अब इसमें क्या अंतर हुआ, साधारण और असाधारण? साधारण मतलब है कि सामान्य जो प्रशासन चलता है उसमें उसके कार्य। असाधारण ये होती है आपातकालीन स्थिति। और अगर मैं कहूँ कि भारत में इस समय हमारे राष्ट्रपति की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारा काम जो है राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है, वही पूरा प्रशासन अपने हाथ से चलाता है। तो जो आपातकालीन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, ठीक। अब हम कहेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों को फिर अलग उसमें बांटा है, कार्यपालिका शक्तियां, विधायिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिकीय शक्ति। कार्यपालिकीय शक्ति, तो उसमें क्या क्या है, ये क्या क्या करता है? ये प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये क्या करता है? प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गई इसकी कार्यपालिका शक्ति, और दूसरा है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य कौन कौन से हैं? नियुक्ति संबंधी कार्य, बहुत सारे महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनकी नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो वो है राज्यपाल, विदेशों में राजदूत, प्रदेशों के राज्यपाल, ठीक, और विदेशों में राजदूत, इनकी नियुक्ति भी जैसे भारत का राजदूत जो नियुक्त होता है ना, वो राष्ट्रपति के मौत से ही होता है, विदेशों में राजदूत। और उसके अलावा है महान्यायवादी, संघ लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, है ना, अध्यक्ष व सदस्य। और किसकी करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति। और जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, समस्त और सारे जो ये बनते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य
पर नियुक्ति करता है, ये ना राष्ट्रपति हमारा। ठीक, तो ये इनको क्या अधिकार है, ये सारे नियुक्ति संबंधी यानी महत्वपूर्ण जितने भी पद हैं उन पर नियुक्ति का अधिकार हमारे राष्ट्रपति जी को है। ठीक, और अगला हम देखते हैं विधायी अधिकार क्या है ना, विधायी अधिकार। तो विधायी अधिकार में आ जाएगा आपका विधायी शक्तियां, विधायी शक्ति। तो कौन कौन सी है विधायी शक्ति, कि संसद के सदन को आहूत करना है ना, सभा को भंग करना, ये सारे काम इनके ही हैं। संसद का सत्र आहूत करना, लोकसभा भंग करना, है ना, भंग करना, और उसके अलावा आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों में संयुक्त भाषण देना, संयुक्त अधिवेशन में भाषण, ठीक है, दोनों को ये संबोधित करते हैं। और उसके अलावा जो नॉमिनेट होते हैं सदस्य राज्यसभा में, है ना, तो उसमें यही करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट करना, राज्यसभा सदस्यों को नामांकित करना, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं ये। और इसके अलावा और क्या करते हैं, संसद के ग्रामकाल में अध्यादेश देना, एक और है विधेयकों पर स्वीकृति, विधेयकों पर स्वीकृति। सारे विधेयक तभी बनते हैं जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो विधेयकों पर स्वीकृति। और उसके अलावा एक और है इनका, संसद के विराम काल में अध्यादेश जारी करना, संसद के विराम काल में अध्यादेश जारी करना, ठीक। ये जब संसद नहीं चल रही होती है तब जो है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा अगर आ जाता है तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश के द्वारा अध्यादेश जारी करके और उसको काम को क्रियान्वित करते हैं, और वो अध्यादेश विधेयक की तरह ही मान्य होता है ना, जब तक संसद स्टार्ट नहीं होती, संसद का अधिवेशन। ठीक, अगला है वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। तो उसमें क्या है, क्योंकि सभी विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक बनते हैं ना, पारित होते हैं, तो इसीलिए वित्त विधेयक भी उनकी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है, वित्त विधेयक पर, है ना, वित्त विधेयक पर पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है राष्ट्रपति अनिवार्य। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं, अनिवार्य होगा, पहले उसकी स्वीकृति ली जाएगी उसके बाद। ठीक, और ये प्रतिवर्ष आय बजट प्रस्तुत करते हैं, प्रतिवर्ष जो है बजट प्रस्तुत करना, ये भी वित्तीय शक्तियों में आता है। एक तो है वित्त विधेयक राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति से ही जो है पारित होता है, और उसके बाद प्रतिवर्ष बजट भी ये पारित करते हैं, ये भी इनका वित्तीय कार्य। ये सारे काम हमारे यहाँ चूँकि राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, तो लगभग हर उसमें इनका वो है। फिर है न्यायिक शक्तियाँ, अगला है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में हम देखें क्या है, न्यायिक शक्तियों में आप देखें सर्वोच्च न्यायालय व
सेनापति होते हैं, है ना, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति। तो इस संदर्भ में कितनी बड़ी शक्ति है इनके पास, है ना, पूरी सैनिक शक्ति इनके हाथ में है। ठीक, अगला है राजनयिक शक्तियाँ। राजनयिक शक्तियाँ, तो ये क्या करते हैं, राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, और साथ ही समस्त संधियां समझौते, समस्त संधियां विदेशों से एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक है, ये हमारे राष्ट्र के प्रधान हैं, इसलिए राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक है, और अगला जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो पहले तो देखो आप, अनुच्छेद 352 ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, आपातकाल। और इसके अलावा अनुच्छेद 356, ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रमुख आपातकालीन शक्तियां हैं, यानी जब देश पर कोई संकट आता है, बाहर कोई आक्रमण होता है, जैसे कि 1962, 65, 71, है ना, 99, इन सब में जब युद्ध छिड़ा 65 में भी, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, और उस समय 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और पूरे देश की समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं, और सारे अधिकार, मौलिक अधिकार घटकर सब खत्म हो जाते हैं। बस मैंने कहा था अनुच्छेद 20 और 21 जो होता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का, वो निरस्त नहीं होता, बाकी सबके अधिकार भी, मौलिक अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। उस समय सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से सारा शासन चलता है। ठीक, उसके अलावा अनुच्छेद 356 के तहत ये हमारे यहाँ 2-3 बार ही लगा है, 62 में, 65 में, 71 में। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है वो बहुत बार लगा है, ज़्यादातर यूपी में इधर बहुत ज़्यादा लगा है। और जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि वहाँ किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो रही है, तो ये लगाया जाता है। ठीक है, इसको अपन लिख दें बाह्य आक्रमण पर, बाह्य आक्रमण पर। ठीक है, और दूसरा जो है संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पर, संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पर। ठीक है, ये वाला लगता है। और वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जब वित्तीय संकट होने पर, संकट होने पर। ठीक है, तो ये वाला आपातकाल भी लग चुका है 1962, 65, 71 में। और आपका ये 356 तो बहुत बार लग चुका है, पंजाब में, यूपी में, है ना, मध्य प्रदेश में भी लगा था, सब जगह लगता है। और ये 360 अभी तक नहीं लगा है, और ईश्वर न करे कभी भारत में वित्तीय आपातकाल लगे। इसका अर्थ होता है सरकार जो है वो दिवालिया हो गई, उसके पास कोई पैसा नहीं बचा, है ना, तभी वित्तीय आपातकाल लगता है। तो ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। हम कहते हैं कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा। तो ये तो हो गया हमारे राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, इसको और देख लें। इसके साथ ही हमारी कार्यपालिका जो है समाप्त हो जाएगी। कार्यपालिका समाप्त नहीं होगी, कार्यपालिका
परामर्श से मंत्रिपरिषद का जो है ये जो बताते हैं प्रधानमंत्री, और उस आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। ठीक है। दूसरा है मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन। अब मंत्री तो बना लिए, उनको कार्य किसको कौन सा देना है, ये काम भी प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रियों के मध्य जैसे होता है ना, कोई गृह मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई वित्त मंत्री, है ना, तो मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन ये भी एक शक्ति है। यानी जो जिसको ज़्यादा दे देंगे, जिसको ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जो प्रधानमंत्री के ज़्यादा करीब होगा उसको अच्छा मंत्रालय मिलेगा ना, स्वाभाविक। तो इस तरह से एक शक्ति है इनकी महत्वपूर्ण। और विभागों में कार्यों में हस्तक्षेप, मंत्रियों के कार्य और विभागों में हस्तक्षेप। इसका क्या मतलब है कि भले ही किसी को दे दिया है ना, भले किसी को कोई मंत्रालय मिल गया, कोई विभाग मिल गया, लेकिन अंतिम रूप से ये प्रधानमंत्री का दखल रहता है कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि अंत में जवाबदेही तो प्रधानमंत्री की ही होती है। तो इसलिए मंत्रियों के कार्य और विभागों में उनका हस्तक्षेप होता है और इस तरह से वो उनसे जुड़े रहते हैं। ठीक है। अगला है 5वां, अगर लगता है कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है या निष्ठावान नहीं है, तो वो क्या करता है, मंत्रियों को हटाना भी इनका काम है। मंत्रियों को हटाना। इसके अलावा 6वां है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता, ठीक है, करना, ये भी इनका काम होता है। उसके अलावा नियुक्ति संबंधी कार्य, ठीक है, नियुक्ति संबंधी कार्य में आप देखो कि हालांकि करते सब राष्ट्रपति जी के नाम पर ही होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री करते हैं ना नियुक्ति संबंधी कार्य, तो ये भी हम इसके कार्य में ले लेते हैं। यानी व्यवहार में जो राजदूत वगैरह, जो राज्यपाल है, वो सब प्रधानमंत्री करते हैं, पर राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अनुशंसा यही करते हैं कि इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना है। ठीक है। तो नियुक्ति संबंधी कार्य हो गए। फिर है सरकार का अधिकृत प्रवक्ता। सरकार का अधिकृत प्रवक्ता, यानी ये अधिकृत व्यक्ति है जो अपनी बात रखेंगे सरकार की तरफ से ना, प्रवक्ता। जो भी बात कहनी होती है, जैसे विदेशों में गए कोई बात कह रहे हैं, तो ये अधिकृत व्यक्ति होते हैं सरकार के। जैसे भारत सरकार क्या क्या चाहती है, क्या कहती है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि भारत सरकार ये चाहती है, ये संधि समझौते चाहती है, ये दृष्टिकोण है भारतीय सरकार का, तो ये अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। अगला जो है 9वां, वो है आम चुनाव। वास्तव में प्रधानमंत्री चुनाव होते हैं। ठीक है। आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री चुनाव होता है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। तो लोकसभा में सबसे पहले किसके नाम पे वोट, कोई भी सांसद का जो बनता है, तो जनता किसको वोट देती है, केंद्र में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री के नाम उसके चेहरे से जो है वोट दिए जाते हैं। भले ही वो सांसद उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पसंद का, जैसे मोदी जी की लहर चली थी, मोदी जी को जो प्रधानमंत्री सब देखना चाहते थे, तो बहुत सारे जो है वो ये नहीं देखे कि इस पार्टी का कौन सा व्यक्ति खड़ा है, उनको ये पता था कि ये इस पर वोट करने से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वास्तव में जो चुनाव होता है, आम चुनाव, प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। ठीक है। अगला हम देखें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की विशेषताएं देखेंगे, तो ये इरेज करना पड़ेगा उसके लिए हमें। देखेंगे। सबसे पहला है प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता होती है। ये विशेषता है हमारी मंत्रिपरिषद की, है ना। और दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसका अर्थ ये होता है कि यदि सदन में कोई विधेयक पास होता है और उस पर जो सरकार होती है, जिसके दल की सरकार होती है, उनके
कोई भी इसके विपक्ष में वोट देता है तो वो मंत्रिमंडल कहीं ना कहीं अविश्वास आ जाता है कि आपके उनमें अविश्वास नहीं है, और इस तरह से संसद के सदन के भंग होने का खतरा हमेशा रहता है। इसलिए व्यक्तिगत भले ही कुछ भी मतभेदों पर सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और गोपनीयता, इसकी जो कार्यविधि होती है वो गोपनीय होती है, गोपनीयता रहती है, क्योंकि बहुत राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे जो है ये सुलझाते हैं, है ना, तो गोपनीयता होती है इनके अंदर। चौथा है, चलिए तो गोपनीयता हो गई। अगला है मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। मंत्रिमंडल की क्या क्या शक्तियाँ हैं? शक्तियाँ तो हम देखें, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ हैं नीति निर्धारित करना। पहला है नीति निर्धारित करना। सारी नीतियाँ यही तो बनाते हैं, है ना, तो नीति निर्धारित करना पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य तो भले ही राष्ट्रपति जी के नाम पर होती है, वो करते हैं, लेकिन अनुशंसा प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद करती है, जिसमें प्रमुख मुखिया जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑब्वियसली नियुक्ति संबंधी कार्य में इनके अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा क्या कार्य है वो देखें। वित्त संबंधी कार्य, बिल्कुल, है ना, वित्त संबंधी वित्त विधेयक वगैरह, ये धन विधेयक, ये सब यही बनाते हैं। वित्त संबंधी कार्य ये भी यही करते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं? राष्ट्रपति को परामर्श देना। चौथा है राष्ट्रपति को परामर्श देना, परामर्श देना। ठीक है। तो ये कैसे, क्योंकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही, परामर्श पर ही काम करते हैं। पहले ये कहा गया था कि राष्ट्रपति स्वतंत्र है, पर बाद में अनुच्छेद 42 के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है ना। तो इस तरह से ये सारे काम जो प्रधानमंत्री के हैं वो या राष्ट्रपति के हैं, वो अंततः मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर ही किए जाते हैं। ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ये कार्यपालिका राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो खत्म होता है। कल हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। ये वाला चैप्टर बहुत विस्तृत है, इसीलिए मैं छोटे छोटे इसको एक टॉपिक को लेकर कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भाग